Good afternoon, everybody. So now I am going to explain this doubt which people are having. ये डाउट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं कि if a transformer is switched on a voltage more than a rated then which of this thing will happen. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है. तो इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखो, सबसे पहले इसका कंसेप्ट ऐसे एक्सप्लेन होगा कि जो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होता है ना, जो प्राइमरी ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू एफ एफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और नंबर ऑफ टर्न पर फेज. ये फॉर्मूला होता है ना. मतलब कि सिंपल तुम जनरली जो पढ़ते होगे हमेशा इसको ऐसे पढ़ते होगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी इज गिवन एज 4.44 एफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी फाई एम और नंबर ऑफ टर्न पर फेज, है ना. तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ई जो है वो प्रपोर्शनल किसके है, वो फ्लक्स से प्रपोर्शनल है. ठीक है. तो अब देखो कैसे समझोगे कि अगर ये बोल रहा है कि मोर देन रेटेड वोल्टेज है तो भाई किसी भी ट्रांसफार्मर में उसका टर्न जो होता है वो तो कांस्टेंट, मतलब एक बार तुम कर दिए तो दोबारा तो तुम बदलोगे नहीं, तो वो तो कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा. तो क्या तुम फ्लक्स बदल सकते हो. फ्लक्स मतलब फ्लक्स जो होता है ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है बेसिकली. ठीक है. अगर तुम ज्यादा वोल्टेज कर दिए ना, अगर तुम क्या किया है, क्या लिखा है, रेटेड से ज्यादा ना, अगर रेटेड से ज्यादा हो गया तो भाई फ्रीक्वेंसी तो हमारा सेम रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हम एक बार कर देते हैं तो दोबारा बदलने नहीं जाते हैं, तो सिर्फ वेरिएबल क्या होगा, फ्लक्स होगा ना. इसका मतलब अगर तुम ई को ज्यादा दे दिए ना तो फ्लक्स मतलब क्या हो गया, ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा ना भाई. अगर तुम क्या हुआ कि स्विच ऑन मोर देन रेटेड, अगर मोर देन रेटेड है इसका मतलब ई ज्यादा है, भाई ई ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा. ठीक है. ये बात आई होप समझ में आ गई होगी. ठीक. तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, वो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने मतलब ट्रांसफार्मर का जब भी एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जब फेजेस बनाते हैं हम, तो उसमें हम ये फेजर ऐसे बनाते हैं कि अगर आप ट्रांसफार्मर का डायग्राम समझें सिंपल तरीके से, लेट मी, अच्छा होगा कि अगर मैं जैसे कि मैं सिंपल डायग्राम को बता रहा हूँ कैसे समझना है आपको इस तरीके से क्वेश्चन में कि ये V1 होता है ना, ये E1 होता है. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है. प्लीज डो नॉट स्किप. मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, इससे आपको बाकी डाउट्स भी शायद कुछ क्लियर हो जाए. तो जो ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम, ये ट्रांसफार्मर है हमारा. ठीक है. ये हमारा ट्रांसफार्मर है. ओके. अब देखो, अब ट्रांसफार्मर में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो होता है वो V1 होता है. V1 इक्वल टू E1 मतलब यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज फेजर आता है ना. और यहाँ पे क्या आता है, फ्लक्स फेजर आता है. ठीक है. यहाँ पे वोल्टेज फेजर आता है और यहाँ पे फ्लक्स फेजर आता है. और ये होता है नेट I1, नेट करंट I1. ठीक है. नेट प्राइमरी करंट. और ये होता है पावर फैक्टर पाई. ये होता है, ये कंसेप्ट होता है. ठीक है. इसी पावर फैक्टर को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं. पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस ऑफ पाई. ठीक है. अब ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना कि अच्छा, अगर अच्छा तो ये होता है पावर फैक्टर पाई. अब तुम समझो कि भाई अगर रेटेड वोल्टेज ज्यादा होगा इसका मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली जो लाइन है फ्लक्स वाली, ये क्या हो जाएगी, ये और लंबी हो जाएगी, है ना. जैसे एक और मैं आपको बात, सिंपल वेक्टर्स का एक कंसेप्ट मुझे लगता है बता देना चाहिए. वेक्टर्स में कंसेप्ट देखो भाई ये होता है कि अगर ये ऐसे है, देखो ऐसे, जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है और ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है ना, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे ज्यादा ऐसा आएगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो 6 पॉइंट करके कुछ आएगा. मतलब होगा क्या, √6² + 4². प्लीज हर एक बात को ध्यान समझिएगा. मैं जो भी समझा रहा हूँ वो आपके डाउट से रिलेटेड ही समझा रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं समझा रहा हूँ उसमें मैं. ठीक है. तो इसका जो ये रिजल्टेंट ये होगा. ठीक है. तो इसका अगर रिजल्टेंट तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 + 16 का अंडर रूट लोगे, 36 + 16 का अंडर रूट अगर हम लेते हैं तो कितना आता है, 7.2 के बराबर आता है ना. 7.2 के बराबर आता है. तो अगर तुम इसका फेज अगर लिखोगे ना, इसका तुम फेज लिखोगे 7.2 के बराबर आता है. अगर तुम इसका फेज लिखोगे तो वो ऐसा ही रहेगा ना, मतलब कि 6 के टुवर्ड्स ज्यादा झुकाव रहेगा इसका, 4 के टुवर्ड्स कम रहेगा. ठीक है. अगर ऐसे करके तुम ऐसे तुम इसको 10 कर दो, अगर अगर एक 10 कर दो और तुम इसको 1 कर दो ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से आएगा, पूरे तरीके से जो है 10 के टुवर्ड्स रहेगा, मतलब इस तरीके से पूरा टिल्टेड रहेगा. क्योंकि मतलब कि भाई 10 मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो जो भी इसका तुम फेज लिखोगे वो मतलब ऑलमोस्ट 10 के टुवर्ड्स ही रहेगा, इस तरीके से रहेगा ना. सिंपल अगर आप इसका फेज कैसे लिखते हैं, इसका फेज लिखते हैं आप, फेज क्या होता है, अगर कोई भी ऐसे है S + j⍵, सॉरी सिग्मा + j⍵ टर्म का कोई भी टर्म है तो फेज कैसे देते हैं, tan−1 ω/σ. ठीक है. इस तरीके से देते हैं.
तो बस मेरा कंसेप्ट बताने को तो मैं ये था कि भाई जब भी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा वो उधरी की तरफ जो उसका रिजल्टेंट होगा वो टेंड करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मतलब दिमाग में रखे रहना। अब मेरी बात सुनो कि अब देखो तुम क्या कह रहे हो कि भैया हमने रेटेड वोल्टेज ज्यादा दिया, रेटेड वोल्टेज अगर तुमने ज्यादा दिया तो फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो भाई अगर फ्लक्स ज्यादा होगा ना, अब देखो मैं इसको अलग डायरेक्ट से समझाता हूँ, आई होप। देखो फ्लक्स ज्यादा होगा इसका मतलब क्या, फ्लक्स जो है वो पहले से बढ़ गया है ना, फ्लक्स पहले से अब ज्यादा क्वांटिटी में हो गया ना, तो इसलिए हम बड़ा बना दिए इसको। लेकिन जो कॉपर कॉपर कंपोनेंट होता है या V1 I1 जो होगा, मतलब अगर तुम इसको नो लोड से रिप्रेजेंट करो, जैसे कि ऐसे समझो जब भी हम नो लोड लॉस बनाते हैं, नो लोड सर्किट बनाते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो यहाँ पर हम IC लिखते हैं। ये E1 E2 बेसिकली जनरेटेड ईएमएफ होता है, तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जब जब भी हम नो लोड बनाते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ये हमारा कॉपर लॉस कंपोनेंट होता है और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है जो कि किसके वजह से होता है, फ्लक्स के वजह से होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई ई बढ़ गया, ई बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया ना, फ्लक्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट था उसकी क्वांटिटी में बढ़ गई। कॉपर लॉस की जो क्वांटिटी थी वो तो पहले से जैसे थी वैसे ही रही, लेकिन मतलब फ्लक्स बढ़ने की वजह से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट IM जो है वो बढ़ गया। तो इसलिए जब तुम रिजल्टेंट आई नॉट जो तुम यहाँ लिखोगे इस तरीके से आई नॉट ना, तो आई नॉट तुम्हारा जैसे कि पहले पहले तुम्हारा कैसे था आई नॉट, पहले तुम्हारा आई नॉट ऐसे था, है ना, पहले तुम्हारा आई नॉट ऐसे था। लेकिन अब आई नॉट कैसा दिखेगा, अब आई नॉट कैसा दिखेगा, अब आई नॉट कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से दिखेगा थोड़ा, जैसे कि पहले आई नॉट था तुम्हारा, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट न्यू, ठीक है, ये आई नॉट न्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, ये ओल्ड है, ठीक, ये भी आई नॉट न्यू हो जाएगा, ये वाला ये आई नॉट न्यू है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई कि ये किस वजह से ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये नीचे आ गया, भाई नीचे आने की वजह ये है कि हमने रेटेड वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई दिया तो फ्लक्स ज्यादा हो गया, फ्लक्स ज्यादा हो गया तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट IM जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो न्यू पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, न्यू पावर फैक्टर तुम्हारा पावर फैक्टर एंगल बेसिकली फाई जो होगा वो ये हो जाएगा, फाई न्यू, है ना। तो अब जो तुम पावर फैक्टर लिखोगे वो क्या लिखोगे, कॉस ऑफ फाई न्यू के बराबर लिखोगे, ठीक है ना, कॉस ऑफ फाई न्यू के बराबर लिखोगे। तो भाई कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर देखो सबसे अच्छा पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू अगर 1 रहे तो वो सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है ना। तो भाई देखो अगर कॉस फाई ना, अब देखो कॉस जैसे कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है ना। और कॉस 80 क्या होता है, कॉस 70 80 क्या होता है, ये जीरो तो नहीं होता है, मतलब जीरो से थोड़ा ज्यादा होता है। और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है ना, कॉस जीरो 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान देना भाई कि अब देखो तुम लाल, पहले लाल वाला देखो, लाल वाले के केस में अगर तुमको हम थीटा पूछें कि भाई थीटा कितना हो सकता है, तो थीटा क्या कहोगे भाई, लाल वाले केस में थीटा हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लग रहा है, मतलब कि 60 लग रहा है, तुम 60 मानो, 60 लग रहा है ना। तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 0.5 ना। तो देखो पहले क्या था, ये 0.5 था, ठीक है, ये 0.5 था। अब देखो नया वाले जो है आई नॉट, ये नया वाला है, हरा वाला जो है वो नया वाला है। इसमें अगर तुमको फाइव पूछे, देखो फाइव क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ये पूरा फाइव फाइव फाइव। तो यहाँ पर तुमको फाइव क्या लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 80 डिग्री कह सकते हैं ना, 80 डिग्री कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कॉस ऑफ 80 डिग्री जब तुम करोगे तो 0.17 आएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 80 डिग्री, कॉस ऑफ 80 डिग्री कहोगे तो वो कितना किसके बराबर आएगा, वो 0.17 के बराबर आएगा, ठीक है। तो भैया पहले हमारा पावर फैक्टर 0.5 था, लेकिन अब हमारा पावर फैक्टर 0.17 हो गया, तो मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया, खराब, डिटोरेट का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है ना। तो पहले पावर फैक्टर 0.5 था, अब 0.17 हो गया, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन सेलेक्ट होगा, पावर फैक्टर डिटोरेट मतलब कि कम हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा समरी बता दूं, समरी इसका सिंपल ये है कि भाई मोर देन रेटेड वोल्टेज अगर कह रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी फिक्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज फिक्स, तो सिर्फ बदला क्या, फ्लक्स, भाई फ्लक्स बदला, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है। अच्छा भाई ये डाउट मत क्रिएट करना कि भाई ये भी तो ये नहीं चेंज हो रहा है, जो E1 E2 है, जैसे कि जो नंबर ऑफ जो EMF इंड्यूस होता है, ये टर्न्स पे भी डिपेंड करता है ना भाई, टर्न्स अगर सेम रखे हो तो तुम वही इंड्यूस होगा, लेकिन तुम बस रेटेड सप्लाई अगर ज्यादा करोगे तो उसके वजह से सिर्फ फ्लक्स बदलेगा। जैसे इंडक्शन मोटर में हम क्या पढ़ते हैं, VYF कंट्रोल पढ़ते हैं, VYF कंट्रोल ना पढ़ते हैं, तो VYF कंट्रोल मतलब क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज हम चेंज करके फ्लक्स को बदल सकते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज की बात हो रही है, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका इसलिए मैं आपको सिंपल ये नो लोड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ
जो ये नो लोड डायग्राम होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का, नो लोड टेस्ट जब हम करते हैं तो ये ऐसा डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए सिंपल, अगर आप इसमें डाउट हो रहा हो तो आप यहाँ से भी आके अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई हमारा जब फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बढ़ेगा, ठीक है ना, आई एम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, आई एम बढ़ेगा। तो अभी भी मैंने आपको इसमें ये बताया था कि भाई अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये नीचे आ जाए, मतलब वो ऑलमोस्ट उसको टेंड करने लग जाएगा ना, मतलब कि अगर जैसे ये अगर है, जैसे ये है, ये 10 लेंथ का है और ये तुम्हारा 3 लेंथ का है, तो रिजल्टेंट तुम जब भी बनाते हो वेक्टर में तो हमेशा ऐसे बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए, सॉरी वेट, और यही अगर ऐसा हो जाए कि भाई ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो रिजल्टेंट कैसे बनाएगा, रिजल्टेंट ये बीच में ऐसे जाएगा थोड़ा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी की तरफ ये थोड़ा जाएगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि भाई फ्लक्स बढ़ने के वजह से हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बढ़ जाएगा, उसके बढ़ने की वजह से ये हमारा पहला कर्व बन रहा था, ठीक है ना। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे कि ये हमारा पहले जब सिंपल रेटेड कंडीशन में था, लेकिन जब तुमने ज्यादा किया तो हमारा करंट ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये आईसी है, आईसी मतलब ये इंड्यूस ईएमएफ है जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा पुराना वाला रहेगा ओल्ड, और ये हमारा न्यू वाला रहेगा करंट, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो देते हैं हम हमेशा ऐसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फाइव बढ़ गया, फाइव बढ़ गया मतलब कॉस फाइव घट जाएगा। देखो मैंने अभी बताया आपको कि ये कितने पे था, ये 60 डिग्री पे था, ये 60 डिग्री था लाल वाला ना, ये इसका है 60 डिग्री, और जो ये बड़ा है ये इसका है बढ़ने की वजह से, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिटोरिएट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडक्शन मोटर में भी आपको ऐसे कंसेप्ट बहुत काम आएंगे, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जब भी फ्लक्स बढ़ता है, जैसे कि कल को तुमसे ये पूछ लेगा कि भाई ट्रांसफार्मर के बीच में से काट दिए, जैसे कल मतलब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर था और बीच में से हम जो है एयर स्पेस को दे दिए, मतलब होता नहीं, जैसे ट्रांसफार्मर हमारा है, ये है ट्रांसफार्मर, तो बीच में से हम इस एयर इंड्यूस कर दिए, या सिंपल ऐसे करोगे इसको काट दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर तुम इसको काट दोगे ना तो क्या होगा, फ्लक्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फ्लक्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, तब भी यही कंसेप्ट काम, यही लॉजिक काम आएगा, यही लॉजिक आपको दिमाग में रखना है, ये लॉजिक अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन ने पूछा रहे, ठीक है। ऐसे कल को आप क्वेश्चन अगर आप लगाए हो तो ऐसा पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के बीच में से कट गया, मतलब हमने काट दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई अब क्या होगा, एयर क्या करता है, ज्यादा फोर्स करता है, तो उसके लिए तुमको ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी, तो भैया ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा ही कुछ कुछ होगा वहां पर कि मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द लीकेज फ्लक्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो देखो भाई लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि जैसे ये हमारा प्राइमरी टर्न है, ओके, ये हमारा प्राइमरी टर्न है, ये V1 और ये V2, ठीक है। तो इसमें हम जब भी हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने की वजह से क्या होता है कि फ्लक्स जनरेट होता है, तो कुछ फ्लक्स जो है वो इससे लिंक कर जाता है, और कुछ फ्लक्स जो है सिंपल एटमॉस्फेयर में चला जाता है, कुछ मतलब कोर में जाके इससे लिंक कर जाता है, और कुछ एटमॉस्फेयर मतलब कि बाहर चला जाता है, मतलब लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्शन ना बना, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक ना हो पाए, उसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो अब देखो प्राइमरी करंट जो ट्रांसफार्मर की होती है I1 ना, I1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I1 इज रिप्रेजेंटेड है, I1 इज वेक्टर सम ऑफ I नॉट नो लोड करंट प्लस I2 डैश, I2 डैश मतलब क्या, I2 डैश मतलब कि जो भी करंट यहाँ पे बह रही है सेकेंडरी साइड लोड में, उसका जब तुम रेफर करोगे प्राइमरी साइड में तो उसको हम I2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि ऐसा फ्लक्स ना जो सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्शन ना, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक ना हो पाया हो, उसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक है। अब देखो लीकेज फ्लक्स का क्या होता है ना कि लीकेज फ्लक्स को, लीकेज फ्लक्स अब समझो कि जितना ज्यादा तुम यहाँ से करंट भेजोगे ना, जितना ज्यादा I1 करंट भेजोगे ना, उतना ज्यादा ये फ्लक्स क्रिएट करेगा, है ना, सॉरी, जितना ज्यादा तुम करंट भेजोगे प्राइमरी में उतना ज्यादा ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा जो है फ्लक्स लिंकेज भी होगा और फ्लक्स उस हिसाब से लीकेज भी होगा, है ना, ठीक है ना, जितना करंट I1 भेजोगे, ठीक। अब तुम सोचो I1 डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो भाई नो लोड करंट तो क्या होता है, ये तो 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है, ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक। तो I1 करंट जो है वो डिपेंड किस पे किया, प्राइमरी करंट पे डिपेंड किया। प्राइमरी करंट मतलब क्या, बेसिकली ये लोड करंट ही तो है, ये लोड है ना, तो ये सिंपली है क्या, ये सिंपली तुम्हारा लोड करंट ही तो है,
है ना भाई, लोड ही करंट का है। तो अगर ये लोड ही करंट, लोड करंट ही है, तो ये लोड करंट ही है ये, ठीक है। अब तुम बताओ कि भाई I1 की वैल्यू डिपेंड होगी किसके, I2 डैश पे। I2 डैश इज नथिंग बट द लोड करंट। तो I1 प्राइमरी करंट जो है वो डिपेंड हो गई लोड करंट पर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये भी समझो कि भाई अगर तुम लोड करंट 10 दे रहे थे, 10 एम्पियर करंट दिए ना, तो मान लो ये 15 फ्लक्स लाइन जो है वो लिंक कर, ये म्यूचुअल से लिंक कर रही थी, और जो है 5 जो है वो बाहर जा रही थी। अब तुम इसको बढ़ा के 15 एम्पियर कर दिए करंट को, तो अब ये ज्यादा क्योंकि फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा एमएफ क्या होता है, एन वाई के बराबर ना होता है भाई। तो जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे फ्लक्स भी तो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये बढ़ाओगे ना, तो ये 20 हो जाएगा, म्यूचुअल फ्लक्स जो होगा ये 20 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर ये बढ़ेगा, तो ये लीकेज फ्लक्स जो है ये 5 लाइन ये भी तो बढ़ेगा ना भाई, ये भी बढ़ेगा। तो लीकेज यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो मतलब जितना ज्यादा तुम प्राइमरी करंट दोगे उतना ज्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा, जितना ज्यादा म्यूचुअल फ्लक्स क्रिएट होगा उसके बराबर ही मतलब जो है, बराबर मतलब सेंस कि अगर म्यूचुअल फ्लक्स को बढ़ाने के लिए तुम करंट बढ़ाओगे तो लीकेज फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। सो लीकेज फ्लक्स इज डिपेंड्स ओनली अपॉन द लोड करंट पे डिपेंड करता है। अब ये लोगों को डाउट होगा भाई हम देखो इसका ट्रांसफार्मर का तरीका क्या होता है कि जब हम लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, लीकेज फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं जो ओमेगा इन 12, याद रखना ये लीकेज फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन है बस। भाई कुछ भी अगर लीकेज वगैरह हो रहा है तो तुमको दिखाना तो पड़ेगा ना अपने इक्विवेलेंट सर्किट में या फेजर डायग्राम कि भाई हमारा ये लीकेज फ्लक्स कंपोनेंट है। तो उस लीकेज फ्लक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फेजर डायग्राम में या सर्किट डायग्राम में हम उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड सिर्फ लोड करंट पे करता है। अब प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये डिपेंड सिंपल किस पे करता है, लोड करंट पे। ये सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन है भाई, इसका रिप्रेजेंटेशन आप रेजिस्टेंस क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, मतलब हम ये भी चाहते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते। भाई आर से हम इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि ये लीकेज है ना भाई, ये मतलब बेसिकली फ्लक्स डिपेंडेंट कंपोनेंट है। ये फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा लीकेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई रेजिस्टेंस तो ऐसा कुछ प्ले, जब भी हम फ्लक्स वगैरह की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस वगैरह का कभी कोई नाम नहीं आता है, हमेशा नाम किसका आता है, इंडक्टेंस एल का आता है, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड पूरे तरीके से किस पे करता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सिंपल लोड पे, बाकी किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है डाउट था लोगों को काफी ज्यादा, सो आई विश आई एक्सप्लेन इट। सो so this is the answer. Load current is the right answer for this question, and for this question similarly, power factor ratiots is the right answer. I hope it is very clear. Okay, these are the two questions, two doubts. So in my channel I have explained regarding questions of Lucknow Metro कि मैंने वो भी explain किया कि कैसे different questions जो है वो frame किए जा सकते हैं। लखनऊ मेट्रो के असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर था इलेक्ट्रिकल दोनों में, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। डीएमआरसी का भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसरो का एक्सप्लेन किया है, और जो एचएएल वगैरह का पेपर होने वाला है तो उससे जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैंने सेलेक्ट करके जो है अपने चैनल पे डाला है। सो यू कैन विजिट दैट, इट्स देयर इन प्लेलिस्ट, इट इज़ वेरी यूजफुल, प्लीज विजिट एटलीस्ट वंस। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और यू हैव एनी डाउट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको लगता है कि कुछ दूसरा दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप it is very clear. So thank you for this, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.